हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और स्वागत है आप सभी का टारगेट विद शिवम में। फ्रेंड, इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं मुगल वंश के संस्थापक बाबर से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले टॉप 30 क्वेश्चंस आंसर को और देखने वाले हैं जो आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप इस वीडियो का फ्री PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके भी इसे प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था फरगना में, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बन रहा है, बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो फरगना में हुआ था। और वर्तमान में ये फरगना कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में फरगना उज्बेकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, बाबर के पिता का नाम क्या था? तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर की माता का नाम क्या था? बाबर की माता का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खानम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने जब 8 जून 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र मात्र 12 वर्ष की थी? तो ऑप्शन नंबर ए, ऐसा बाबर ही कर सकता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, बाबर ने काबुल पर कब्जा किया। तो बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया? तो ऑप्शन नंबर बी, 1504 में कब्जा किया। तो बाबर ने काबुल पर कब्जा 1504 ईस्वी में किया। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था, फरगना का शासक था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो बाबर ने बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में धारण की, 1507 ईस्वी में धारण की, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? तो 1526 ईस्वी में बाबर ने लोधी वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की प्रथम युद्ध में पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, ठीक है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण जो है 1519 में किया था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1519 में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए, बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया था
बाबर का भारत में किया गया पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में जो है यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो बाबर ने पहली बार पश्चिम से पंजाब होकर भारत में प्रवेश किया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ एक समझने वाली बात है। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया, तो अपने पंजाब क्लिक करा। यदि यही क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा जाए कि बाबर किस दर्रे से होकर भारत आया था, तो आप लोग आंसर दोगे खैबर दर्रे से भारत आया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो पंजाब का सूबेदार दौलत खान ने निमंत्रण भेजा था। ठीक है, और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी भी ने बाबर को निमंत्रण भेजा था। इसके बाद मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने निमंत्रण भेजा था। परंतु ऑप्शन नंबर डी, चंदेरी का शासक मेदिनी राय ने निमंत्रण नहीं भेजा था बाबर को भारत आने के लिए। ठीक है, इन लोगों ने पंजाब का सूबेदार दौलत खां, इसके बाद इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी, मेवाड़ का शासक राणा सांगा, इन्होंने इन सभी मिलके निमंत्रण क्यों भेजा था बाबर को भारत आने के लिए? क्योंकि इन्होंने ये सब इब्राहिम लोदी के आतंक से त्रस्त हो चुके थे, इसलिए इन्होंने बाबर को निमंत्रण भेजा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, चंदेरी का शासक मेदिनी राय ने निमंत्रण नहीं भेजा था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई ऑप्शन नंबर बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 को लड़ी गई थी, ऑप्शन नंबर ए। प्यारे दोस्तों, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे गए हैं प्रतियोगी में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। और जो प्यारे दोस्तों ये पढ़ चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें आपने कितना सही बनाया और कितना गलत। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव रखी थी? तो इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव रखी थी? तो मुगल वंश की नींव रखी थी। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो खानवा का युद्ध जो है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो खानवा का युद्ध जो है 1527 में हुआ। ठीक है, और किसके बीच हुआ? तो बाबर और राणा सांगा के बीच। तो खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 1527 में बाबर और राणा सांगा, और खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 कर लेते हैं। 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच जो 1528 में युद्ध हुई थी, इस युद्ध को चंदेरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इस युद्ध में मेदिनी राय की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, बाबर और अफगानों के बीच। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो बाबर और अफगानों के बीच
हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ समझने वाली बात है। और क्वेश्चन नंबर 20 में 1529 में जो है अफगानों के नेतृत्व में इब्राहिम लोदी का भाई मोहम्मद लोदी कर रहा था, ठीक है। और इस युद्ध में अफगानों की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, मध्यकालीन इतिहास में वह पहला कौन सा युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बनेंगे ही। तो था वो मध्यकालीन इतिहास में वो पहला कौन सा युद्ध, तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी था, जो जल एवं थल दोनों में लड़े गए थे। ऑप्शन नंबर डी, ये बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था एवं मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था, जिसे जल एवं थल में लड़ा गया पहला युद्ध था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं हम लोग। किस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध नीति एवं तोपखाना का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर होगा कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध नीति एवं तोपखाना का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया था। तो मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से बाबर ने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया था, ठीक है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। बाबर के दो प्रसिद्ध तोपचियों या निशानबाजों का क्या नाम था, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। तो पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी के बीच। और किसकी हार हुई थी? तो इब्राहिम लोदी की। और जीत किसकी हुई थी? बाबर की, ठीक है। और यहाँ दे रहा है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपचियों के या निशानेबाज कौन कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद मतलब होता है धर्म युद्ध। जैसे अभी न्यूज़ में चल के आ रहा है कि दो जिहादी पकड़े गए। तो जो दो जिहादी यानी कि दो कट्टर पकड़े गए का नारा दिया तथा युद्ध जीतने के बाद गाजी का मतलब होता है धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। कौन की? तो इसका आंसर होगा ए, खानवा का युद्ध 1527। खानवा के युद्ध 1527 जीतने के बाद बाबर ने खुद को गाजी की उपाधि धारण की और खानवा के युद्ध 1527 में इन्होंने जिहाद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। और इसमें एक बात तो और बताया गया है कि बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। ये जिहाद का नारा जो दिया था राणा सांगा के खिलाफ दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझु के बावड़ी बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तुर्की भाषा में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझु के बावड़ी तुर्की भाषा में लिखी थी। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की, बाद में उसका अनुवाद फारसी में किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को तुर्की से फारसी में रूपांतरित किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसको भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। बाबर ने अपनी आत्मकथा में बाबरनामा में यानी कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? बाबरनामा। और बाबरनामा में किसको भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय, जो कि साउथ के सम्राट थे। अगला क्वेश्चन कर देख लेते हैं हम लोग। उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है। इसके अंदर उदारता भी था
तो उदारता के कारण बाबर को कलंदर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता किससे माना जाता है? तो आंसर बी होगा, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा, बाबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी, कब की थी? तो इसका आंसर होगा बी, काबुल में धारण की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, आगरा में हुई थी। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मुगल शासक के शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गया स्थान पर दफनाया गया? तो वो शासक बाबर ही थे। ठीक है, और आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर बताओगे कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा, और आप लोग शेयर जरूर करोगे क्योंकि आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड एग्जाम में पूछे गए और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को इनवाइट करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।